हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ जीएसटी। और लास्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। आज हम इस थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को मालूम है हम रिवर्स चार्ज पढ़ रहे थे, वो भी सर्विसेज वाला है ना। फर्स्ट हम पढ़ चुके थे जीटीए वाली, अब मैं स्टार्ट करूंगा सेकेंड पे है, ठीक है। चलिए, सर्विसेज सप्लाइड, सेकेंड सर्विस, ठीक है। मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। सर्विसेज सप्लाइड बाय, वर्ड देख लेना, एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट। एडवोकेट मतलब समझता है वकील लोग होते हैं, बराबर है। एडवोकेट की डेफिनेशन भी थी बेटा, लेकिन अब वो डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंट तो है नहीं, और दैट्स व्हाई मैंने डेफिनेशन वगैरह यहाँ डाली नहीं, ठीक है। एक एडवोकेट होता है, एक सीनियर एडवोकेट, जो भी भैया बार का एसोसिएशन की डेफिनेशन के हिसाब से रहेगा, ठीक है। और अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Legal service means any service provided in relation to advice, consultancy, assistance in any branch of law. Legal service समझ गए आप, यह कानूनी सलाह, कानूनी सर्विस, कानूनी तौर पे कोई सर्विस दी, रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट वगैरह, ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, इसको भी इंक्लूड करती है। ये रहती लीगल सर्विस। कौन दे रहा है लीगल सर्विस? सर, या तो एडवोकेट इंडिविजुअल, या सीनियर एडवोकेट इंडिविजुअल, या फर्म ऑफ एडवोकेट्स, ये लोग ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो सप्लायर कौन हुआ? सर, सप्लायर हुआ इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। रिसिपिएंट कौन है, जरा ध्यान रखना, यहां पे रिसिपिएंट है एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। बिजनेस एंटिटी कोई भी हो सकता है बेटा यहां पे। अब जरा एक बार यहां ध्यान दो, ये देखिए, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है। इन अ टैक्सेबल टेरिटरी हु इज लिटिगेंट, एप्लीकेंट, पेटिशनर एज द केस में बी शैल बी ट्रीटेड एज द पर्सन हु रिसीव्स द लीगल सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो अभी हमने देखा, ये आरसीएम वाला बिजनेस एंटिटी वो रहेगा जो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, हु इज लिटिगेंट, हु इज एप्लीकेंट, हु इज पेटिशनर, जिसने कोई केस फाइल किया है, कहीं वो फंसा है बेचारा, वो रहेगा। वो शैल बी द पर्सन हु रिसीव्स द लीगल सर्विस, बराबर है, रिसिपिएंट। जरा शब्दों का थोड़ा सा एक जरा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं नहीं, एक पहले एक चीज पूछता हूं आपको, वो ज्यादा बेटर है। मतलब मैं एक सवाल पूछूंगा तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। कुछ तो काड़ी करनी पड़ेगी ना, सीधे सीधे कैसे काम से, सूखे सूखे कैसे रह जाएंगे आप। चलिए ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों पे। मैं एडवोकेट हूं, ठीक है, आई एम एडवोकेट। मैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सर्विस बेटा, बराबर है। मैं वो रेंट से दे रहा हूं, ठीक। और मैं कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा हूं, कंसल्टेंसी इन लॉ, हाँ, लॉ सर्विस दे रहा हूं। ये दो सर्विस में देता हूं एक आदमी को जो बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्स। देखिए, एडवोकेट सर्विस के बारे में और कुछ एग्जेम्पशंस भी है जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, लेकिन वो मैं अभी मिक्स नहीं कर रहा। अभी जितना पढ़ा रहा उतना समझिए, वहां पे फिर से एडवोकेट आएगा तो मैं एक बार इस पे लिंक जरूर करूंगा आपको, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। जब भी मैं ऐसा करूं ना, समझ लेना मुझे जान पे आ रहा लिखना, ठीक है। टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक, आप समझ जाओ। अभी एडवोकेट ने सर्विस दी, कौन सी सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, कौन सी सर्विस पे नहीं? सर, एडवोकेट की सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, हाँ है, लेकिन कौन सी सर्विस पे? लीगल सर्विस। अगर शब्द ध्यान दो तो यहां पे अच्छे से बोल्ड लेटर्स में लिखा था by way of
लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिर्फ एडवोकेट की लीगल सर्विस, और लीगल सर्विस की डेफिनेशन हमने देख लिया, सिर्फ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट की या फर्म की लीगल सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। और वो भी किसको दिया? तो सर बिजनेस एंटिटी को। अगर एडवोकेट ने लीगल सर्विस इंडिविजुअल को दिया, रिवर्स चार्ज नहीं है। एडवोकेट ने लीगल सर्विस एचयूएफ को दिया, लीगल चार्ज नहीं, रिवर्स चार्ज नहीं है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ बिजनेस करते हैं, आई रिपीट, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सन उस फॉर्म में बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस एंटिटी बन जाएंगे। और वो बिजनेस एंटिटी को अगर एडवोकेट ने कोई सर्विस दी, लीगल सर्विस दी, तो आरसीएम अप्लाई होगा। अब इसीलिए देखो ये आरसीएम में क्या होता है, बेसिकली जो छोटे लोग, अभी क्यों हटाया, इंडिविजुअल क्यों नहीं रखा है, बिजनेस एंटिटी क्यों रखा? क्योंकि इंडिविजुअल अगर कोई सर्विस लेता है एडवोकेट से, तो आप सोच के देखो, क्या वो इंडिविजुअल आदमी जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो क्या इसके लिए सिर्फ उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? तो बहुत ज्यादा लोग फिर रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि एडवोकेट की लीगल कंसल्टेंसी सर्विस बहुत सारे लोग लेते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको हटा दिया गया। तो रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आरसीएम एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, बराबर है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद एक चीज और इसके अंदर आएगी, हाँ, तो ये तो हो गया, हाँ ठीक। अब इसके बाद तीसरे पे आते हैं बेटा, सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पता है क्या है? मध्यस्थता कराने वाले। जैसे मान लीजिए, अभी आपको बता दूं, मेरा एक क्लाइंट था, मतलब जब मैं प्रैक्टिस करता था स्टार्टिंग में, सीए बने थे, तो हमारे एक क्लाइंट थे, मतलब वो दोनों पार्टनरशिप फर्म थे, मतलब दोनों पार्टनर्स थे। तो कोई प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर पे वो स्टार्ट कर रहे थे, बराबर है। तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट का पूरा लीगल कंसल्टेंसी यानी रिलेटिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, पूरा वर्क प्रोजेक्ट वगैरह का हमारी फर्म को दिया था। तो उन दोनों का भी मेरे पे ट्रस्ट था, मतलब मैंने जो एडवाइस दी वो मान लेते थे भाई, वो भी मानता था, एस्टर ए और मिस्टर बी फॉर एग्जाम्पल। तो फिर अब मैं कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आई विल बी द आर्बिट्रल, मतलब आर्बिट्रेजर, मतलब मैं इस केस के अंदर एज अ आर्बिट्रेटर उनको ट्रीट करता था, मतलब वो मुझे ट्रीट करते थे एज आर्बिट्रेटर, सॉरी, यानी आर्बिट्रेट शायद आपको समझता हूँ, आर्बिट्रेटर वो आर्बिट्रेज, वो फाइनेंस वाला आर्बिट्रेज नहीं है, ये आर्बिट्रेटर यानी मीडिएटर बोलो, सेटलमेंट कराना, कोई तो भी मतलब कोर्ट में ना जाते हुए आर्बिट्रेट में, भैया मैं आर्बिट्रेटर हूं तो मैं जो बोलूंगा वो ये भी मानेगा और ये भी मानेगा। तो आर्बिट्रेटर ये सब काम करवाते हैं, सेटलमेंट जिसको अपन बोल सकते हैं। तो अगर वैसी लीगल सर्विस जैसे एडवोकेट थे, वैसे ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बन गया और मैं अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता हूं तो भी आरसीएम लगेगा, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद आएंगे फोर्थ वाले पे। अब सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अब सप्लायर कौन है? एनी पर्सन। किसको सप्लाई कर रहा है सर्विस? एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। यहाँ एलएलपी लिखा नहीं है, चीज समझ लेना, इंक्लूडिंग एलएलपी ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट आपको मालूम है, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन भी दी हुई है, और पार्टनरशिप फर्म, ये देखिए, ये बॉडी कॉर्पोरेट की बेटा डेफिनेशन है, एक बार चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो अपने पढ़ लिया इस नोटिफिकेशन, ये पूरा नोटिफिकेशन जिसके अंदर क्या लिखा है कि रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा कुछ कुछ सर्विसेज पे। तो पूरे नोटिफिकेशन के लिए, पर्सन हु पेज और इज लायबल टू पे फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड कैरियज वगैरह वगैरह शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन हु रिसीव्स सर्विस। ये तो आपको पढ़ाया था मैंने, बॉडी कॉर्पोरेट की एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट, क्लॉज 11 ऑफ सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट। क्या कहता है? बॉडी कॉर्पोरेट includes company incorporated outside India but does not include cooperative society registered under any law relating to cooperative society and other body corporate not being company as defined in that which central government may by notification specify in this behalf। ठीक है, ये दो चीज इंक्लूड नहीं होती बॉडी कॉर्पोरेट में, तो यही डेफिनेशन जो रहेंगी बेटा उसमें रहेंगी, बराबर है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका, हाँ
तो मैं कहा था, हाँ चलो वापस आ जाते, बॉडी कॉर्पोरेट की बात हम कर चुके थे। तो सर्विस बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म और एनी बॉडी कॉर्पोरेट यानी रिसिपिएंट इज लायबल टू पे। अब ये स्पॉन्सरशिप सर्विस आप चीज समझ लो, ये इसका एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए मान लीजिए एक गणपति पंडाल है, ठीक है, ये गणपति पंडाल आपको मालूम होगा, है ना, गणपति मंडल, सेवा मंडल। अब उस गणपति मंडल जब गणेश जी 10 दिन के लिए बैठते हैं तो कोई कंपनी, समझ लीजिए कैप्स बोलते हैं कि भैया हमारा, कैप्स कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो कैप्स वाले बोलते हैं कि हमारे पूरे बैनर्स लगाइए उस गणपति पंडाल में, बहुत सारे लोग साथ ही सीए करने वाले, तो हमारी एडवर्टीजमेंट हो जाएंगी, बराबर है। तो उस केस के अंदर अब ये जो गणपति पंडाल के अंदर ये स्पॉन्सरशिप सर्विस हो गई, बराबर, किसने दी, वो गणपति पंडाल वाले ने कैप्स को स्पॉन्सरशिप सर्विस दी, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्सरशिप सर्विस है इसके अंदर टैक्स कौन, सर्विस टैक्स जीएसटी तो लगेगा, तो ये कौन भरेगा, रिवर्स रिसिपिएंट विल लायबल टू पे, रजिस्टर्ड और नॉट, नो डाउट, और लेकिन कौन चाहिए रिसिपिएंट, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए रिसिपिएंट इंडिविजुअल है, तो मैं निखिल सारडा, मैं इंडिविजुअल हूं तो नहीं होगा, मैं एचयूएफ है तो फिर रिवर्स चार्ज वगैरह अप्लाई नहीं होगा, तो फिर तो कोई चार्ज नहीं लगेगा बेटा, फिर तो नॉर्मल हो जाएगा। मतलब एक गणपति पंडाल क्या 20 लाख का टर्नओवर जा रहा है, क्या आपको लगता है क्या, नहीं सर 20 लाख का कहां से जाएगा, स्पॉन्सरशिप सर्विस जो 20-25 हजार 30,000 रुपए की, बराबर है ना, 20 लाख वगैरह नहीं जाएगा, तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। फिर फिफ्थ, हाँ ये मस्त इंपॉर्टेंट है, और ये चीज के लिए एक चार्ट भी बना हुआ है पीछे, ठीक है। सर्विसेस और फिर 5A 5B 5C भी है, लेकिन वो बड़ा आसान है बेटा, उसके अंदर ज्यादा कुछ ऐसा सच नहीं है, ठीक है ना। तो और 9A 9B, चलिए आगे चलेंगे। सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, ये छोड़ के बाकी कोई भी सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है, टू बिजनेस एंटिटी। और वो बिजनेस एंटिटी कौन होता है आपको मालूम, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लायर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। अगर ये कोई सर्विस सप्लाई करते हैं किसको, बिजनेस एंटिटी जो लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी है, तो भैया रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन कौन सी सर्विस छोड़ के, एक्सक्लूडिंग विच सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सर्विस स्पेसिफाइड बिलो, कौन सी सर्विस, सर्विस बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, अदर सर्विस, एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। इसमें रेलवे आता है बेटा। मतलब क्या हुआ, ये दो को छोड़ के सर्विस, यहां पे सप्लायर कौन है, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, बराबर है। सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई करता है कोई भी सर्विस, तो उस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगेगा, लेकिन कॉस्ट किसको छोड़ के, जो ए और बी में लिखा है वो छोड़ के, बराबर है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ के, सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो छोड़ के, इनके अंदर चार्ज नॉर्मल चार्ज लगेगा। क्या लगेगा, नॉर्मल चार्ज। नॉर्मल चार्ज मतलब क्या होता है, सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, यानी ऑब्वियसली सप्लायर कौन है, सप्लायर कौन है, ये है हमारे सप्लायर्स, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक पेज नंबर निकालिए, तो समझ तो गया होगा, ये जरा ध्यान देना। पॉइंट नंबर एफ, पेज नंबर 59, यहां लिखिए, ऑल्सो सी पेज 59, ऐसा यहां पे लिखने का, और पेज नंबर 59 पे आइए, ये देखिए बड़ा आसान तरीके से बेटा यहां पे लिखा हुआ है। 5 और 5A भी कवर्ड है, तो मैं एक काम करता हूं 5A भी साथ में ले लेता हूं, वो भी इसके अंदर है। ये देखिए, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। मतलब अब क्या हो रहा है देखिए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी, चीज समझ लो कहानी। देखिए 5th एंट्री और 5A अलग अलग है। एंट्री नंबर 5 में क्या कहा है,
सर्विसेज सप्लायर कौन, एंट्री नंबर 5 की बात करिए, देखिए ध्यान देना बेटा। एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 की कहानी है कि सप्लायर कौन है, ठीक है, ये सप्लायर सप्लायर कौन है, सप्लायर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, एलए, ये सप्लायर है सर्विस के, कोई भी तरह की सर्विस। अगर ये किसको देते हैं बेटा, सर ये देते हैं बिजनेस एंटिटी को, बराबर, मैं यहां लिख देता हूं वो बिजनेस एंटिटी, तो आरसीएम लगेगा, बराबर है। लेकिन किसी को छोड़ के, कौन सी सर्विस, सर पहली थी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको छोड़ के अगर मतलब ये सर्विस अगर ये सप्लायर रिसिपिएंट को देता भी है तो भी आरसीएम में नहीं बैठेगा, नॉर्मल चार्ज बैठेगा, मतलब इन पे नॉर्मल चार्ज है। और एक चीज लिखी थी और उसके अंदर बी पॉइंट में ये लिखा था सर्विस से स्पेसिफाइड बिलो, 3 तरह की सर्विस है, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स और पैसेंजर, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, और सर्विस बाय वे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, खुद पे थोड़ी टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो इन 3 केसेस के अंदर ये ए और बी पॉइंट के अंदर ऐसा रहता है कि आरसीएम नहीं लगेगा, बराबर। अब एक फाइए नाम का एक कीड़ा आया, ये कहता है सप्लायर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, वही लोग सप्लायर है। एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, एनी पर्सन यानी बिजनेस एंटिटी यहां पे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहां पे जिस पर्सन जो रिसिपिएंट है हमारा वो रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है अंदर जीएसटी एक्ट। और कौन सप्लाई कर रहा सर्विस, सर गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी। कौन सी सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके क्या संशय बना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही एक ऐसी सर्विस है जो गवर्नमेंट अगर नॉर्मल बिजनेस एंटिटी को देती है तो आरसीएम नहीं है। ऐसा किसने बोला, एंट्री नंबर 5 ने। गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को देती है तो आरसीएम नहीं है, लेकिन वही रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वही गवर्नमेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देती है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम है। अब इसी का दोनों का एक फ्लो चार्ट पेज नंबर 59 पे बना के दिया है, जरा ध्यान देंगे। पहले मैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही आ जाता हूं, है ना, ध्यान देना। तीनों को कवर कर लिया। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम इज अप्लीकेबल एंड रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, नॉर्मल चार्जेस एप्लीकेबल, ठीक है। अब नॉर्मली ऑल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी, आरसीएम एप्लीकेबल है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स। Also refer exemptions chapter for detail, no doubt exemption chapter पढ़ेंगे। If business entity is in non-taxable territory then under normal charge। अगर देखिए ये business entity located in taxable territory बार बार लिखा है, अगर business entity taxable territory में नहीं है, taxable territory क्या होता टैक्सेबल टेरिटरी, आप इंडिया, एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर्स, ये टैक्सेबल टेरिटरी है, बराबर है। अगर टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो रिवर्स चार्ज, नॉर्मल चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अब ध्यान से सुनना, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल, एयरक्राफ्ट, गुड्स पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अबव सर्विस फॉल अंडर नॉर्मल चार्ज एंड गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज लायबल टू पे टैक्स। आई बात समझ में, ये आपका पूरा इसके अंदर कवर्ड हो गया। अब मैं आऊंगा दोस्तों 5B पे, ठीक है। सर्विस बाय वे ऑफ एनी पर्सन बाय एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, एनी पर्सन टू प्रमोटर। बहुत आसान है, देखिए जरा ध्यान देना दोस्तों।
इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि मिस्टर ए की एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन करती है। क्या करती है? कंपल्सरी एक्विजिशन। अब ये कंपल्सरी एक्विजिशन के बदले में गवर्नमेंट को इसको पैसे देने पड़ेंगे, कंपेंसेशन देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो गवर्नमेंट इसको एक कागज देती है और ये कागज को हम कहते हैं डेवलपमेंट राइट्स। क्या देती है? डेवलपमेंट राइट्स देती है। तो नॉर्मल आदमी बोलेगा क्या है ये, कागज दिया आपने मुझे, 10 लाख रुपए देने थे, आपने मुझे कागज दे दिया। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जो इसकी एक्वायर की, ये 5000 स्क्वायर फीट थी, इसके बदले इसको 10,000 स्क्वायर फीट के डेवलपमेंट राइट्स दिए। ठीक है, तो अब ये तो कागज दे दिया, पैसे तो दिए नहीं। अब एक चीज होती है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिसको हम FSI कहते हैं। ध्यान से सुनना, दोनों चीजों को बाद में लिंक करता हूं। एक बिल्डर है, उसको बिल्डिंग, धर्मपेट में उसको बिल्डिंग बांधना है। वहां धर्मपेट में ऐसा रूल है कि जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है वो 1:1 है। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी जगह 10,000 स्क्वायर फीट की है तो आप 10,000 स्क्वायर फीट का ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंस्ट्रक्शन। इससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। तो उसने 50,000 स्क्वायर फीट की जगह में 10,000 स्क्वायर फीट 2 फ्लोर बांध दिए। अब डिमांड बहुत है धर्मपेट एरिया में, उसकी इच्छा है 2 फ्लोर और बांधने की, लेकिन 2 फ्लोर और बांधेगा तो और 10,000 स्क्वायर फीट उसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कि लीगली अलाउड नहीं है। अब ऐसे केसेस में ये लोग TDR खरीदते हैं, डेवलपमेंट राइट्स। अब डेवलपमेंट राइट किसके पास है? ढूंढेंगे, मिस्टर ए नाम के आदमी के पास डेवलपमेंट राइट है, यानी मिस्टर ए जो है वो यहां पे बेच सकता है। ठीक है, तो बेटा ये इसके बारे में आपको बता दिया। अब ये डेवलपमेंट राइट्स ले लेगा, ठीक है ना। अब इसमें हुआ क्या है, ये पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर ये मिस्टर ए जो है ये बिल्डर के पास गया, बराबर है। बिल्डर को क्या देगा? ये डेवलपमेंट राइट्स। बदले में बिल्डर इसको पैसे दे देगा। ये 10,000 के डेवलपमेंट राइट्स है। मान लीजिए 2,000 रुपए के हिसाब से पैसा देता है, तो ये हो गया 2 करोड़ रुपए। ठीक है ना, 2 करोड़ ही होगा ना, सॉरी 20 लाख होगा। हाँ 2 करोड़ होगा, सॉरी 2 करोड़ रुपए ये इसको दे देगा। ठीक है, अब ये हुआ क्या, मिस्टर ए ने बिल्डर को एक सर्विस दी। कौन सी सर्विस दी? ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। ठीक है, अब ये सर्विस मिस्टर ए ने दी। मिस्टर ए कौन है? सप्लायर। बिल्डर रिसिपिएंट। कौन भरेगा GST? बिल्डर भरेगा। रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब ये क्यों लगा है सोच के देखो, गवर्नमेंट को चाहिए GST। ठीक है, अब एक एक इंडिविजुअल आदमी वो रजिस्टर्ड नहीं रहता ना। अब जैसे फार्मर ने लैंड बेचा, कोई भी तो रजिस्टर्ड कहाँ रहते हैं वो, तो ये रजिस्ट्रेशन कराए नहीं कराए, टैक्स रेवेन्यू लॉस होने के चांसेस बहुत है। अब मैं अभी ये एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों रिवर्स चार्ज डाला, क्योंकि आपको पहले समझाऊं, पहले ट्रांजैक्शंस दिखाऊंगी किस पे रिवर्स चार्ज है, तब आपको धीरे समझ में आएगा। अच्छा, अब इसी ट्रांजैक्शन को आप उठा के देख लीजिए। ये ट्रांजैक्शन में अगर रिवर्स चार्ज नहीं रहता, एनी पर्सन और प्रमोटर यानी वही बिल्डर रहता है बेसिकली यहां पे, तो उस केसेस के अंदर आप सोच के देखो, प्रोजेक्ट जो भी प्रमोटर, बिल्डर बोल सकते हैं आप इसको समझने के लिए, जो भी प्रोजेक्ट का प्रमोटर है। ठीक है, ऐसे केस में तो कोई भी ये तो TDR पे टैक्स देता ही नहीं, और इंडिविजुअल को पकड़ना कितना मुश्किल। और ये सोच के देखो, जो बिल्डर है, जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग का काम कर रहा है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहेगा तो बराबर ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के पकड़ में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में प्रमोटर को बोला कि तू टैक्स दे, यू आर लायबल टू पे टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा, और लॉस ऑफ रेवेन्यू जो बहुत ज्यादा होता था, अगर रिवर्स चार्ज नहीं लगता तो लॉस ऑफ रेवेन्यू बच जाएगा। ठीक है, मेन रिवर्स चार्ज का इंटेंशन बताऊं क्या है? रेवेन्यू का लॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसपे GST है वो एस्केप नहीं हो जाए,
छूट नहीं जाए गवर्नमेंट से, इसलिए रिवर्स चार्ज लगाया गया है। ठीक है, अब वैसे ये देख लीजिए, लॉन्ग टर्म लीज of land 30 years or more by any person against consideration in form of upfront amount called as premium, salami, cost, price, development charge or by other name, or any periodic rent for construction of project by promoter. Again कौन रहेगा इसके अंदर? any person, प्रमोटर। ये लीज पे जो दिया जाता है लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी कौन देगा? प्रमोटर। प्रमोटर विल बी लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज। इसके बाद 6th पॉइंट, सर्विस सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी। डायरेक्टर ऑफ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, अगर एक डायरेक्टर इंडिविजुअल में सब सर्विस दे रहा है, ऑब्वियसली किसको दे रहा है? कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो कौन टैक्स देगा इस पे? जीएसटी कौन देगा? कंपनी देगी। वैसे ही देखिए, ये भी बहुत आसान है, सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल। ये किसके लिए पता है क्या? इंश्योरेंस एजेंट के लिए, जैसे एलआईसी वाले। ठीक है ना, इंश्योरेंस वालों के लिए है ये पूरा के पूरा इंश्योरेंस एजेंट। तो ये जैसे जैसे इंश्योरेंस बिजनेस, जैसे मान लीजिए एलआईसी, तो ये एलआईसी का एजेंट है, ये एलआईसी को सर्विस दे रहा है, बराबर है, तो इसका रिवर्स चार्ज जीएसटी कौन पे करेगा? एलआईसी पे करेंगे। सर्विस सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये रिकवरी एजेंट पता है आपको? रिकवरी एजेंट यानी इसके अंदर 3 लोग कवर होते हैं। जैसे देखिए, इसमें 3 लोग रहते हैं बेसिकली। रिकवरी एजेंट मतलब जैसे मिस्टर ए है और ये बैंक है, बराबर है। बैंक ने मिस्टर ए को लोन दिया, अब ये बैंक लोन दे नहीं रही, मतलब सॉरी मिस्टर ए लोन रिपे नहीं कर रहा है, तो रिकवरी एजेंट जो रहता है वो बैंक को सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है? ये ए से लोन रिकवर कर रहा है, रिकवर करके बैंक को सर्विस दे रहा है। तो ये जो रिकवरी एजेंट है ये सर्विस देता है किसको? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 लोग कवर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग कवर किए बेटा? 3 लोगों को कवर किया, 3 पीपल। एक है बैंकिंग कंपनी, एक है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और तीसरा है एनबीएफसी। ये तीनों लोग भी अगेन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, सीधी सी बात। ठीक है, अब 9 और 9A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आई बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा ध्यान देना। पहले ये 9A नहीं था, 9 के अंदर 9A था। क्या? देखो मैं बताता हूं, मैं लिख रहा हूं, वापस मिटा दूंगा, आप सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है ना, हाँ समझने के लिए लिख रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ जरा ध्यान देना। पहले यहाँ पे ओरिजिनल और ड्रामेटिक के बीच में एक वर्ड था जिसका नाम है लिटररी, LITERARY, लिटररी। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड और था यहां पे, जो वर्ड था ऑथर। क्या था? ऑथर। और एक वर्ड यहां और था पब्लिशर। एक वर्ड और क्या था यहां पे? पब्लिशर। अब किया क्या है चीज समझ लो, ये तीनों वर्ड्स लिटरेरी, ऑथर, पब्लिशर, इनके लिए एक सेपरेट एंट्री बनाई है। इनके लिए एक सेपरेट एंट्री बनाई है। कौन सी? 9A। इसमें ऑथर भी है, पब्लिशर भी है और लिटरेरी वर्क भी है। सर ये तो समझ गया, लेकिन एंट्री क्या है वो तो बताइए। बताता हूं, तो मैं मिटा रहा हूं बेटा। अब एंट्री, अब नया जो हमको वो ध्यान रखना है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको पुराने से क्या करना है। ठीक है ना, तो मैं नए पे आता हूं। मैं नए पे आ रहा हूं, जरा आप ध्यान दीजिए प्लीज। मैं ये मिटा रहा हूं। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्टिक
or like by way of transferring permitting use of enjoyment of copyright covered under section 13(1)(a) of Copyright Act relating to original dramatic, musical और आर्टिस्टिक वर्क टू म्यूजिक कंपनी और लाइक। मतलब हो क्या रहा है, कौन किसको सर्विस दे रहा है, चीज समझ लो, कहानी समझ लो। म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी को दे रहा है, फोटोग्राफर आर्टिस्टिक और लाइक इसके जैसी कोई सर्विस किसको दे रहा है, प्रोड्यूसर को या किसी लाइक को। मतलब अब इसके अंदर आपको क्या बताऊं मैं, देखो चीज समझिए, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, म्यूजिकल, जैसे मैं म्यूजिक कंपोजर की बात करूं तो म्यूजिक कंपोजर क्या करता है, लिरिक्स देता है, ठीक है, अपने लिरिक्स देता है। जैसे AR रहमान ने अपने लिरिक्स म्यूजिक कंपनी को दिए, ठीक है, या किसी फिल्म के प्रोड्यूसर को दिए, बराबर है, तो ये भी उसमें आ सकता है, ठीक है। अब ये लिरिक्स हो गया म्यूजिक कंपोजर। किसी पेंटर ने, आर्टिस्टिक के अंदर क्या आता है, पेंटर, पेंटर या उसके जैसा कुछ भी, कोई तो भी आर्ट बना के दी, कोई तो भी स्टैचू बना के दिया, ठीक है, किसी कंपनी को या किसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और आर्टिस्टिक के अंदर बेटा आपका ये भी आ सकता है, क्या बोलते हैं इसको, ड्रामेटिक वर्ड भी यूज हुआ है यहाँ पे। और लाइक में ये देखिए ड्रामेटिक यानी कोई एक्टर है, मान लीजिए आमिर खान, शाहरुख खान, ये ड्रामा कर रहे हैं ना, इनका ओरिजिनल वर्क है ये क्या है, ओरिजिनल, इस पर कॉपीराइट इनके ही पास है, बराबर है। तो ये किसी को देते हैं यूज करने के लिए, तो रिवर्स चार्ज बेसिस पे। अब गवर्नमेंट कहाँ इंडिविजुअल को पकड़ती रहेंगी, सीधा म्यूजिक कंपनी, हु इज लायबल टू पे, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे। पहले यहाँ पे दूसरे वर्ड्स भी थे। अब ध्यान देना, लिटरेरी, कुछ आपने लिखा, अब मान लीजिए मैंने ये नोट्स बनाए, ठीक है, GST के, ये मेरा कॉपीराइट है, ठीक है, माय ओरिजिनल लिटरेचर वर्क मैं किसी को देता हूं। अब मेरा ये जो ओरिजिनल लिटरेचर वर्क है ये टेक्स्टमैन मान लो पब्लिश करता है, ठीक है, पब्लिशर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो कौन भरेगा, निखिल सारडा नहीं पे करेगा, ये टैक्समैन पे करेगा। अब ये अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या थी, ये अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या थी, रिवर्स चार्ज हो गया ये तो, बराबर है ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसकी कहानी, अमेंडमेंट है इसलिए मैं थोड़ा इस पे बेटा स्ट्रेस ज्यादा करूंगा क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैं इस पे थोड़ा स्ट्रेस करूंगा आपको, ठीक है। जरा ध्यान देना, एक कहानी बनाते हैं अपन, पूरी अच्छी खासी कहानी बना लेते हैं। मैं थोड़े कलर्स का अच्छा यूज करता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा बेटा, ओके। ठीक है, और एक और डब्बा बनाएंगे पब्लिशर का, ठीक है। ये ऑथर है और ये पब्लिशर है। ये लाने की जरूरत क्या पड़ी, ये भी कहानी में कवर करता हूँ। हालांकि कई टीचर्स आपको बोलेंगे, अभी बता देता हूँ, आप कहीं भी चले जाओ नागपुर में, बेटा लॉ के पीछे कोई रीजन नहीं होता, लॉ के पीछे कोई रीजन नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा बोलेंगे कई टीचर्स आपको, लेकिन रीजन है इसके पीछे। अगर लॉजिकली आप सोचोगे तो रीजन आपको अभी समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। आप जरा ध्यान देना इस पे। मैंने रॉयल्टी, ये बुक पब्लिश करेगा, मैं ऑथर हूं, मेरी बुक कोई पब्लिश कर रहा है, मान लीजिए टेक्समैन पब्लिकेशन मेरी बुक पब्लिश कर रहा है, जिसके लिए मुझे रॉयल्टी मिलेंगी, ठीक है ना। मैंने अपना इसको लिटरेरी वर्क दिया और ये मुझे बदले में क्या देगा, रॉयल्टी देगा। और मैंने अपना एक सेकेंड, लिटरेरी वर्क दिया, मैंने अपना लिटरेरी वर्क दिया और उसके बदले मुझे रॉयल्टी देगा। मान लीजिए रॉयल्टी की कीमत 1,00,000 रुपए है और इस पे GST है 18%, GST कितना है, @18% GST है, बराबर है। तो ये 18% GST, इस पे जो 18,000 है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये एंट्री आ गई है। अब इसको अलग करने का कारण क्या था वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूं कि अगर ये एक हो चाहे अलग हो, अलग करने का कारण वो बाद में बताऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं अलग करने का कारण मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको कोई और चीज, दूसरी चीज बता रहा हूं कि ये एंट्री है क्या। मैंने ऑथर का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ऑथर अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अब टैक्समैन क्या करेगा, यही टैक्समैन गवर्नमेंट को GST पे कर देगा। कितना GST पे करेगा, 18,000 रुपए। किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को,
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऐसा है, बराबर है। अब ध्यान से सुनना, ये पब्लिशर क्या बेचेगा? बुक बेचेगा, बराबर है। अब मैं आगे की कहानी पढ़ रहा हूं। पब्लिशर, ये ग्रीन मार्किंग से वो है कि क्यों ये अलग किया गया, इसके पीछे एक कारण भी है, वो कारण आगे पढ़ने वाले। ध्यान से सुनना। अब पब्लिशर बुक सेल करेगा, पूरी बुक। बुक पे पता है कितना जीएसटी है? नील। शायद कारण समझ में आना लगा होगा, नहीं आया तो मैच्योरिटी डेवलप करो, नहीं तो मैं बताता हूं। टैक्समैन की इनपुट सर्विस इज लायबल टू टैक्स एट द रेट 18% एंड आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जेम्प्ट। यानी जीएसटी आएगा कुछ नहीं और टैक्समैन भरते ही रहेगा, भरते ही रहेगा, भरते ही रहेगा। देख लो ना, ये 18,000 भर रहा है और वो भी आरसीएम के अंदर, आरसीएम के तहत भरना पड़ रहा है, ठीक है। टैक्समैन भर रहा है, आईटीसी मिलना चाहिए, आईटीसी मिला भी, मिला आईटीसी, लो मिला आईटीसी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आईटीसी के रूल्स की बात करते हैं ना, रिमेंबर, अगर किसी एग्जेम्प्ट सर्विस, अगर किसी आउटवर्ड सर्विस एग्जेम्प्ट है तो उसका आईटीसी नहीं ले सकते। आउटवर्ड सप्लाई क्या है? आउटवर्ड सप्लाई क्या है? बुक्स बेचना, बुक्स के ऊपर टैक्स है क्या? एग्जेम्प्ट है, नील रेट है। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अगेंस्ट में आईटीसी नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये 18,000 तो गए हो जी, ऐसे कहीं गया। अब ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा और, थोड़ा सा ध्यान देना। इसके अंदर पहले इसी में कवर्ड थी, पॉइंट नंबर 9 में ये एंट्री कवर्ड थी, ऑथर वाला कवर्ड था, ठीक है। अच्छा, म्यूजिक कंपोजर, ये जो सर्विस है, ये सब म्यूजिक ये लोग जो देते हैं, इस पे तो जीएसटी है ना? हाँ, इनकी सर पूरी आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो ऑथर है ना, पब्लिशर है ना, बेचारा बुक बेच रहा ना, जीएसटी नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई पे नहीं है, इनवर्ड पे लग रहा है। इसको राहत देने के लिए, इसको राहत देने के लिए ऐसा किया गया है। कैसे? However, where an author can choose to pay tax under forward charge if he has taken registration under CGST Act and filed declaration in prescribed form, that he exercise option to pay CGST on said service under forward charge. Forward charge मतलब नॉर्मल चार्ज। अगर ऑथर कहता है मैं भरूंगा 9(1) के हिसाब से, तो भैया सारे प्रोविजन जो है उसको अप्लाई होंगे, और साथ ही साथ उसको ये ऑप्शन 1 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकता, और डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, इनवॉइस जो इशू करेगा इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। अब क्या होगा, कहानी आप चीज समझो, ठीक है। इस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई है, ठीक है। अब ऐसा करने से हुआ क्या, गवर्नमेंट को क्या मिला? ये जो गवर्नमेंट ने ऐसा किया उससे गवर्नमेंट को क्या मिला? अब मैं उस पे आता हूं, रीजंस। ध्यान देना बेटा जरा, ये मैं मिटा देता हूं। चलिए, सबसे पहली चीज, पहले सोचते पब्लिशर को क्या फायदा हुआ सर ये करके। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए चीज समझ लो। आईटीसी पब्लिशर को नहीं मिल रहा, अरे है ना, आईटीसी पब्लिशर को नहीं मिल रहा था, ठीक है, पहले नहीं मिल रहा था। चलिए उसके पहले एक बात और कर देता हूं, जरा इधर ध्यान देना। ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच लेते ना, बेचारा ऑथर हमारा, मैं ऑथर। आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्स कौन पे कर रहा था? पब्लिशर। क्या मैं ऑथर, मैंने किसी की इनपुट सर्विसेज ली होंगी? मैंने किसी की इनपुट सर्विसेज ली होंगी क्या? हाँ सर, बिल्कुल ली होंगी, क्यों नहीं, हो सकता है लिया होगा आपने। जस्ट अ मिनट, मैंने कोई ना कोई इनपुट सर्विसेज ली होंगी इसके लिए, ठीक है। अब इनपुट सर्विसेज का मुझे आईटीसी मिलना चाहिए, मैं पहले वाली बात कर रहा हूं, अमेंडमेंट के पहले की, ठीक है, अमेंडमेंट के पहले की, हाँ मतलब दोनों नॉर्मल्स में आईटीसी मिलना चाहिए। लेकिन क्या मैं आईटीसी ले सकता था?
नहीं, मैं आईटीसी नहीं ले सकता था, क्योंकि आईटीसी अगर मैंने लिया भी तो चीज समझ लो, पेमेंट कौन कर रहा है? सर पब्लिशर कर रहा है। आरसीएम में पेमेंट पब्लिशर कर रहा है, तो इसका क्रेडिट कौन लेगा? पब्लिशर। मुझे तो आउटपुट कुछ पे करना ही नहीं है ना, तो ये आईटीसी तो एज इट इज पड़ा रहेगा। जब मुझे आउटवर्ड पे टैक्स देना ही नहीं है तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं। यानी मैं इस इनपुट सर्विस पे आईटीसी नहीं ले सकता था, ठीक है। और यहां पे ये जो बेचारा पब्लिशर है, ये बुक एग्जेम्प्ट, उसको भी आईटीसी नहीं मिलता था, बराबर है। और तो और अगर वो सिर्फ पब्लिशर है और सिर्फ बुक्स का ही उसका टर्नओवर है, बुक्स ही बेचता है, तो चीज समझ लो, सिर्फ आप अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कारण इस पब्लिशर को बेचारे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। और रजिस्ट्रेशन अगर उसका हर स्टेट में डेपो है तो समझ लो 36 रजिस्ट्रेशन, और 36 रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सब पता है बाकी क्या होने वाला है, कितने सारे रिटर्न उसको भरने पड़ेंगे, बराबर है। तो इस केस के अंदर अब क्या हुआ? अब ऑथर को ऑप्शन दे दिया कि भैया अगर तू चाहे तो भर सकता है, आरसीएम से अलग हट सकता है। अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो देखिए टैक्स कौन भरेगा? ऑथर। टैक्स कौन भरेगा? ऑथर। दैट मीन्स नो आरसीएम। क्या इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ऑन इनपुट सर्विसेज? यस, मिलेगा। पब्लिशर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इसका जो क्रोर्स का टर्नओवर था, इसका जो क्रोर्स, CRORES, क्रोर्स का टर्नओवर जो एग्जेम था, अब क्या इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? नहीं सर, इसको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, कोई माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कौन सी सप्लाई कर रहा है? सर वो एग्जेम सप्लाई कर रहा है। एग्जेम सप्लाई वाले को रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है इतना पार्ट? आई होप क्लियर होगा, है ना? चलिए ठीक है। हाँ, तो ये था रीजन बेटा, ये इसको अलग करने का, क्योंकि पहले एक ही एंट्री में था, तो ऑथर को अलग किया। और अलग करने के साथ देखिए यहां पे एक चीज लिखी है, ये आपको जो बताया ऑथर, अब ये काम कर सकता है। यहां पे ऐसा नहीं था, क्योंकि यहां पे जो आउटवर्ड सप्लाई था वो जीएसटी के दायरे में था, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात थी ही नहीं कभी, बराबर है। ठीक है, अब आगे चलता हूं बेटा। 9 और 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट था, आपको बता। तो आप चाहो तो बेटा इसके ऊपर एक फ्लो चार्ट में बना के दे सकता हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक बनाने की इच्छा रख रहा हूँ। बनाऊं? हाँ सर बनाओ ना, मना थोड़ी करते हैं हम आपको। ठीक है, कॉपीराइट सर्विस, कॉपीराइट एक्ट वगैरह लिखा था ना, कॉपीराइट सर्विस, ये दोनों के लिए बेटा, 9 एंड 9A दोनों के लिए ये चीज है, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए, कॉपीराइट सर पहले ओरिजिनल लिटरेरी वर्क की बात करेंगे, ठीक है, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। अब इसके अंदर क्या हो रहा है चीज समझ लो, दो चीज आएंगी इसमें, लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज और है। एक है ओरिजिनल, क्या है? ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, है ना। ड्रामेटिक अमिताभ बच्चन समझ लो, म्यूजिकल AR रहमान समझ लो, आर्टिस्टिक MM हुसैन समझ लो, आर्टिस्टिक वर्क। इसका क्या होगा? इनका इसमें कोई ऑप्शन है क्या? नहीं सर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें तो आरसीएम ही लगेगो, आरसीएम, ओनली आरसीएम, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें आरसीएम है ओरिजिनल लिटरेरी वर्क में, हाँ आरसीएम भी है और दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्या? देख लो, अगर ऑथर, इफ ऑथर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, अगर ऑथर रजिस्ट्रेशन ले लेता है और एंड फाइल डिक्लेरेशन एज अबाउ, जो अभी अपन ने डिसाइड किया, तो फिर क्या होगा? नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल चार्ज बोलो या फॉरवर्ड चार्ज भी इसको बोल सकते। एंड ऑथर इज लायबल टू पे टैक्स, नॉर्मल चार्ज, हाँ, एंड ऑथर इज liable to pay tax and
अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी भी उसको मिलने लग जाएगा। आईटीसी का कंसेप्ट बेटा समझ थोड़ा थोड़ा आपको गया होगा, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, अभी तक सिर्फ उतना समझ कर वो 6 चैप्टर में बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी वो लेके बैठूंगा तो खत्म ही नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। इसके बाद अगर ऑथर ऐसा डिक्लेरेशन फाइल नहीं करता तो क्या होगा, इफ, ये अलग कलर से लिखता हूं, चलिए, इफ ऑथर डज, एक सेकेंड, इफ ऑथर डज नॉट टेक registration and also does not file any declaration, अगर वो कोई अलग से नहीं करता है, डिक्लेरेशन में नहीं लेता है, तो RCM applicable and no ITC to author and publisher is liable। टैक्स कौन भरेगा आरसीएम में, सीधी सी बात है, पब्लिशर इज लायबल टू पे टैक्स, सीधी सी बात, ठीक है। आप चाहो तो बेटा इसको पॉज करके आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब पूरा इसमें समझ में आ जाता। क्यों इतना एम्फेसिस दिया सर, इसीलिए दिया कि क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा मैं इस पे, पूरे चांस है बेटा क्वेश्चन आने के, रिसेंट अमेंडमेंट है, क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप, आएगा, समझ आई बात। तो मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा आपको ज्यादा कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमारी गलती नहीं होना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स की गलती, मेरे भाई बहनों की गलती नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी बात, समझ आई बात। तो मैं आगे चलूंगा, अब ये तो हो गया, मुझे मालूम है बहुत टाइम जा रहा है, हाँ टाइम लग रहा है नो डाउट, लेकिन बेटा अच्छे से हो रहा है, 2 लेक्चर ज्यादा लगे परवाह मत करना, काम बढ़िया होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका 9A हो गया। चलिए अब आगे चलेंगे, 10th पे आते हैं ना। इसके बाद इसमें 2 अमेंडमेंट्स और है, आपको बता दूं मैं, वो दोनों अमेंडमेंट भी थोड़ा घुटवाना पड़ेगा, 15th और 16th नंबर अच्छे से लेंगे अपन, ऐसा कोई पूरा अच्छे से उसको घोटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो चलिए ठीक है, आते हैं अगले इस पे, ये तो हो गया, ये रहा, हाँ ठीक है। ये दोनों बहुत इजी है, 10th 11th 12th 13 बहुत ज्यादा इजी है। चलिए, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग, हाँ बेटा एक याद बता दो, ये बाकी है अपना एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, एक ये पूरा लेने के बाद एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पे मैं अपने आप आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, कुछ छूटेगा नहीं। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अब आपको रिवर्स समझ गया, अब एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ाना बहुत आसान हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक, ओवरसीइंग कमिटी मतलब मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कंस्टिट्यूट बाय आरबीआई, अगर आरबीआई को सर्विस देती है तो इस सर्विस से ऊपर आरसीएम के हिसाब से टैक्स लगेगा, कौन देगा, आरबीआई। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप लिमिटेड एलएलपी फर्म टू बैंक एनबीएफसी। अब यहां पे देखो बेटा 2 लोगों को कवर किया है, किसको, बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कवर नहीं किया, और यहां पे सिर्फ बैंकिंग कंपनी को कवर किया, ये ध्यान रखना। ये मतलब उतरते हुए पहले 3 फिर 2 फिर 1, यहां 3 मैंने आपको बताया था, 3 लोग कवर्ड है, ये देखिए 3 लोग, यहां पे 2 और यहां पे 1, ठीक है ना, किस मतलब कम होते जा रहा है स्कोप, लेकिन चीज अलग है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन, अब ये होता क्या है पता है क्या आपको, ये 11th पॉइंट देखिए, एकदम बड़ा सिंपल है। आप कभी कार खरीदने या 2 व्हीलर खरीदने कोई शोरूम में जाइए, वो शोरूम के अंदर आप देखेंगे, कोटेशन लेंगे तो आपको 2-3 बैंक के लोग बैठे दिखेंगे, एचडीएफसी बैंक का बैठा है, आईसीआईसीआई बैंक का बंदा बैठा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बंदा बैठा है, 3 काउंटर है और उस पर लिखा रहता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, ऐसा काउंटर पर लिखा रहता है। ये पता है कौन है, ये बैंक वाले नहीं है, ये बैंक वालों ने एजेंसी अपॉइंट की है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट बेचते हैं बैंक का, क्या करते हैं,
प्रोडक्ट बेचते। बैंक ने बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपॉइंट नहीं किया, बैंक ने यहाँ पे डायरेक्ट कमीशन, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया है। और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, ये बैंक के बिहाफ में प्रोडक्ट बेचता है। क्या करता है? प्रोडक्ट बेचता है। चीज समझ लेना, ये प्रोडक्ट बेचता है। अब ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है, इस पे इसको इसका कमीशन मिल जाता है। बस लोन ही बैंक का प्रोडक्ट है, लोन बेचा तो बैंक को तो इंटरेस्ट कमाई होंगी, इसलिए वो वहां पे उसको बैठा है। तो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अब ये चोई छोटे छोटे रहते हैं ये लोग, अब अगर इनसे टैक्स वसूलेंगे तो गवर्नमेंट पागल हो जाएंगी, इसलिए क्या किया, बैंक तो रजिस्टर्ड रहती है आरसीएम, ठीक है। इंडिविजुअल सेलिंग एजेंट्स, एजेंट, ठीक है, टी रह गया, इंडिविजुअल सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और एलएलपी। जनरली बेटा बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप एलएलपी है तो फिर वो छोटा एजेंट नहीं रहा, वो बड़ा एजेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल यूज किया। इंडिविजुअल छोटा रहता है, बराबर है। बॉडी कॉर्पोरेट और ये सब अगर रहा तो वो खुद भी, उसको रिवर्स चार्ज की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो खुद ही दे सकता है, ठीक है। ठीक है, अभी किसको सर्विस दे रहा है? तो दो लोगों को, बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसी, दोनों की बात यहाँ पे हो गई, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद आता है सर्विस प्रोवाइडेड एज बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है? मदद करना। इसके अंदर एग्जांपल देता हूं, लोन वेरिफिकेशन। लोन वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता है। जैसे आप लोन लेने आए बैंक में, तो बैंक थोड़ी आपको देखती नहीं कि आप कौन हो, बैंक एजेंसी अपॉइंट कर देती है, वो एजेंट है, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर है, बिजनेस से बैंक की मदद कर रहा है, ठीक है। वो सब कुछ पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा कि आप कौन हो, आपका व्यवहार कैसा है, आपका बिजनेस है क्या सही में, उसका टर्नओवर कितना है, आपका घर सही में है क्या, जो प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर रहे हो वो है क्या, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है क्या, ये सब मदद करता है और बैंक को रिपोर्ट देता है कि हाँ अब आप दे सकते हो इस आदमी को लोन, बराबर है। तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को ऐसी कोई सर्विस देता है तो उसमें भी आरसीएम है, ठीक है। ये हो गया आपका 12th। अब मैं आता हूं 13th पे, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ओहो, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या और उसका एजेंट क्या? देखिए, एचडीएफसी ने एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट रखा, एचडीएफसी ने एक अपॉइंट किया, किसको? बिजनेस करस्पॉन्डेंट को। एचडीएफसी बैंक अपॉइंट करती है बिजनेस करस्पॉन्डेंट को कि हमारे बिहाफ में आप ये काम कीजिए। और वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर किसी और को अपॉइंट करता है, और वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट किसी और को अपॉइंट करता है, तो उस केस में वो जो एजेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है, उस केस के अंदर बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, वो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। मुझे मालूम है कुछ समझा नहीं, ठीक है, जरा ध्यान देना। एक काम करते, इसको थोड़ा डायग्राम बनाते, ठीक है। चलिए, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, हमारा एग्जांपल एचडीएफसी पकड़ लेते हैं, और ये एचडीएफसी बैंक एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपॉइंट करती है, मतलब आपको कुछ सर्विस लेना है, कुछ कोई वर्क एचडीएफसी ने मान लीजिए आउटसोर्स कर दिया, और उस रिगार्डिंग आपको कोई काम है तो आपको उसमें जाना पड़ेगा, उस एजेंट से मिलना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अब ये एचडीएफसी बैंक ने अपॉइंट किसको किया? बिजनेस करस्पॉन्डेंट को। ये एचडीएफसी बैंक को सर्विस दे रहा है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट, अब हर जगह तो खुद जा नहीं सकता, ये भी एजेंट अपॉइंट करता है। सेकेंडरी सर्विस, ऑक्सिलरी सर्विस में भी आ सकते हैं, लेकिन उतनी बात हम नहीं करेंगे। सेकेंडरी बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने एजेंट अपॉइंट किया। अब ये एजेंट काम तो एचडीएफसी बैंक के बिहाफ में कर रहा है, लेकिन अपॉइंट किसने किया? बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने। और एचडीएफसी बैंक को कौन जवाब देगा? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। और बिजनेस करस्पॉन्डेंट को कौन जवाब देगा? एजेंट। चीज समझ लो। तो ये एजेंट ने इसको जो सर्विस दी, एजेंट ने तो डायरेक्टली एचडीएफसी को सर्विस नहीं दी है, एजेंट ने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दी है, तो इस केस में आरसीएम लग जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, ये ठीक है, ये आपका हो गया बेटा 13th पॉइंट भी कवर। अब हम आते हैं 14th पे। अब बेटा इससे 14th पॉइंट में देखिए, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। अभी एक चीज समझ लेना, इंसान भेजना है, सिक्योरिटी पर्सोनल यानी इंसान दिए जा रहे हैं इसमें, सीसीटीवी दिया, डॉग्स दिए एक्सेट्रा, इसको ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी देना क्या है? जैसे वॉचमैन दिया, टीसीएच वॉचमैन, बॉडीगार्ड, है ना, ये सब सिक्योरिटी के लिए रहते ना,
पर्सोनल, इंसान, ठीक है, सर्विस बाय प्रोवाइडेड बाय सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू, अगेन वही देखिए, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, मतलब इसमें आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 टीडीएस, ये अपन ने पढ़ा था। और रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, उसको भी ये अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड मतलब कौन हुआ, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये कौन है, सप्लायर है सर्विस का। रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, बराबर है। और ये किसको अप्लाई नहीं होता, इसको अप्लाई नहीं होता, ठीक है। चलिए अब नए इस पे आएंगे, न्यू सर्विसेज अंडर आरसीएम इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019, ये जो है बेटा, ये दोनों सर्विस 16 नंबर और 15 नंबर ये न्यूली इंसर्टेड है, मतलब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये समझ लेना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। 15 थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, 15 और 16 को, मतलब 16 को तो नहीं लगेगा, 15 को जरूर लगेगा। इसके आगे का वैसे हम पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ चीजें, ये देखिए हम पढ़ चुके हैं। सीधा 9.4 पे आएंगे, ये कराने के बाद मैं पहले एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लूंगा। चलिए जरा ध्यान देंगे। 15th सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, रेंटिंग ऑफ व्हाट, मोटर व्हीकल टू बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहां पे सप्लायर कौन और रिसिपिएंट कौन, रिसिपिएंट सीधी बात है सर, टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी टू अ बॉडी कॉर्पोरेट अगेन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, बराबर है। सर सप्लायर कौन है, सप्लायर है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हु इज पेइंग CGST at the rate 2.5% on renting of motor vehicle with input tax credit only if only of input service in same line of business। सर पूरी तरह नहीं समझा, हाँ मेरे को मालूम है, ठीक है, एक बार फिर पढ़ने की कोशिश करते, बराबर है। अभी तक क्या समझा सर, अभी तक ये समझा कि मोटर व्हीकल है और वो सर्विस दिया जा रहा है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है ना, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कौन दे रहा है सर, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, किसको दे रहा है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इतना समझा, बराबर है। लेकिन एक चीज और है, हु इज पेइंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%, मतलब एसजीएसटी भी कितना होगा 2.5, यानी 5% वाला, यानी 5% वाला, बराबर है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा ही पहले कहीं तो भी पढ़ा था, 12 जीटीए में याद होगा 5% और 12%, वहां यहां पे भी 5 इसीलिए लिखा है बेटा क्योंकि इस सर्विस पे, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो है ना, इस पे 2 स्लैब रेट है, 2 ऑप्शन रहते हैं, किसके पास, पे करने वाले के पास, कितने ऑप्शन है, 5% से भी दे सकता है, 18%, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला हिसाब है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना है तो फिर 18% देना पड़ेगा, और आईटीसी नहीं लेना है तो 5% वाला हिसाब है, ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि है भी नहीं सिलेबस में, और ठीक है। तो ये आरसीएम का एप्लीकेबल है, आरसीएम किस पे एप्लीकेबल है, सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट who is paying CGST on renting of motor vehicle with input tax credit only of input service in same line of business। input tax credit किसका मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का नहीं, इनपुट सर्विसेज का, वो भी कौन से, सेम लाइन ऑफ बिजनेस के। सर समझ नहीं आया, नहीं ना, ठीक है। चलिए बेटा थोड़ा मस्त तरीके से करते हैं। 3 चीजें रहती है, एक इनपुट रहता है, एक इनपुट सर्विसेज रहती है, और एक कैपिटल गुड्स रहते हैं। कैपिटल गुड्स भी अगर आप बिजनेस के लिए लेते हो ना बेटा तो उसका क्रेडिट मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कंप्यूटर अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा, आपका बिजनेस है कपड़े का, बहुत बड़ा बिजनेस है, और आपने कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए खरीदा, अपने घर के बच्चे के लिए खरीदा, तो क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर अपने बिजनेस में बिलिंग पर्पज के लिए खरीदा, अकाउंटिंग पर्पज के लिए खरीदा है, तो उसका क्रेडिट आप ले सकते हो।
इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऐसा कुछ तो भी पढ़ाया था। उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, ये हम 6 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए अभी मेरा विषय वो नहीं है, अभी मैं इसके ऊपर आता हूं, ठीक है। कुछ तो समझा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं समझा होगा, क्यों। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो मैंने तैयार किया है बेटा, वो आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना। चलिए अब इसके ऊपर आप जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर हमने जहां तक देखा था बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बात थी, और बॉडी, ये देख, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। एनी पर्सन, ये सप्लायर है। तो चलिए कहानी बनाएंगे बेटा, कहानी बनाते हैं, ध्यान देना। सप्लायर ऑफ सर्विस, बेटा ये मेरे साथ साथ मत बनाइए, आप पहले मुझे सुन लो और फिर आप पॉज करके कभी भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सप्लायर ऑफ सर्विस, तो कौन है सप्लायर ऑफ सर्विस यहां पे, मैं लिखता हूं पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये सप्लायर है। तो ये किसको सर्विस दे सकता है सर, ये किसी को भी दे सकता है ना। यहां पे मैं लिख रहा हूं रिसिपिएंट के बारे में, देखिए रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और यहां पे रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। आई होप आप समझे क्या बोला मैंने। सप्लायर कौन है, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखिए हमारे इस सेक्शन की बात करें तो ये किसके लिए है, किस रिसिपिएंट किस सप्लायर के लिए है, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बराबर है। लेकिन किसको करना चाहिए, एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक चीज देखिए, पूरे इसके अंदर ट्रांजैक्शन में, पूरे डे में जो पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता हूँ, नहीं सर, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को भी देता हूँ, है ना। तो मैं दोनों को यहां कवर कर रहा हूं ग्राफ में। मैंने क्या किया, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट दो लोगों को सर्विस दे रहा है, किसको, एक रिसिपिएंट कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, एक है रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट। तो हमारा जो रिवर्स चार्ज है वो किसमें एप्लीकेबल है सर, ये सेकेंड वाले में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। देख लो इसमें है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एट द रेट ऑफ लेकिन 5%, 5% वाली गाड़ी में बैठेंगे तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। और क्रेडिट किस चीज का मिलेगा उसके बारे में भी थोड़ा लिखा है, चलिए उसके बारे में बाद में आता हूं, 2 मिनट बाद, ठीक है। क्या किया मैंने, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडिंग सर्विस टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यही लिखा है, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडिंग सर्विस टू बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी रिसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो रहा, तो क्या होगा, तो भी सर 5% सर्विस देगा, और ये यहाँ पे आरसीएम नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, नॉर्मल चार्ज, क्या रहेगा, नॉर्मल चार्ज। आई बात समझ में, क्योंकि रिवर्स चार्ज कौन से केस में, मान लीजिए इसको अगर आप पहला केस बोलते हो तो इसको सेकंड बोलते हो, तो रिवर्स चार्ज सेकंड केस में एप्लीकेबल है। उठा के देख लो एंट्री नंबर 15, बराबर है। कि सप्लाई ऑफ सर्विस, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लाई सर्विस टू मतलब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट चाहिए और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट चाहिए। आई बात समझ में। अगर ऐसी सर्विस ऑफ सर्विस क्या है कि कौन सी सर्विस, कौन सी सर्विस, चलिए बता देता हूं, वो भी देख लो। किस सर्विस की बात कर रहे हैं सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं। कौन सी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, बराबर है। ये इसको सप्लाई नंबर 1 पकड़ लेते हैं, ठीक है, सप्लायर नंबर 1, ये पहला सप्लायर है, इसकी कहानी। चलिए अब ये सर्विस सप्लाई कर रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो इनपुट्स वो यूज करेगा सर्विस देने के लिए, मोटर व्हीकल, गाड़ी खरीदेगा, ड्राइवर नहीं सॉरी, ड्राइवर हायर करेगा, तो सब सर्विस लेगा, और कुछ और इनपुट्स वगैरह, ठीक है, जो भी यूज करता है वो, ठीक है। अब ध्यान देना, वो क्या क्या यूज करेगा,
सर वो इनपुट्स भी यूज करता है, इनपुट सर्विसेज भी यूज करता है, और कैपिटल गुड्स भी यूज कर सकता है, जिसके ऊपर वो इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी पे करता है। बराबर, इनपुट जीएसटी यानी मतलब सीधी सी बात है भैया, इनवर्ड्स पे जो भी आप बिजनेस के लिए यूज, जैसे आपने मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है, मैंने अभी आपको बताया, और आप कंप्यूटर यूज करते हो बिजनेस के लिए, तो ये आपका कैपिटल गुड्स हुए, तो कैपिटल गुड्स पे आपने जीएसटी देके लाया, उसका भी क्रेडिट मिलता है। इनपुट सर्विस आपने ली, मान लीजिए आपने कैमरा फिटिंग सर्विसेज किसी से ली, वो सर्विस पे उसने सर्विस टैक्स जीएसटी चार्ज किया, उसका भी बिजनेस के लिए यूज किया, क्रेडिट मिलता है। इनपुट जो आप बिजनेस में यूज करते हो, रॉ मटेरियल आपका, फिनिश गुड्स, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा बेचते हो, तो जो कपड़ा हो गया वो आपके इनपुट्स हो गए, उस पर भी क्रेडिट मिलता है। बराबर है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 5% वाला हिसाब है, तो क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट सिर्फ किसका मिलता है? इनपुट सर्विसेज का। अगर आप ध्यान दोगे, देख लीजिए एक बार, यहां लिखा है रेंटिंग ऑफ मोटर विद इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली ऑफ इनपुट सर्विसेज इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। मतलब इनपुट सर्विस का ही क्रेडिट मिलेगा, और वो भी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। ओके, और इनपुट का और कैपिटल गुड्स का तो क्रेडिट मिलने का सवाल ही नहीं उठता, चाहे सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो या ना हो। ओ हो, मतलब देखिए चीज समझो, इनपुट का क्रेडिट मिलेगा क्या? ना। इनपुट सर्विस का हाँ मिलता है, लेकिन सेम लाइन। कैपिटल गुड्स का मिलेगा क्या? ना। लेकिन इनपुट सर्विस का, सर इनपुट सर्विस में दो चीजें हैं, अगर अदर लाइन ऑफ बिजनेस है और ये सेम लाइन, तो अदर लाइन का नहीं मिलेगा और सेम लाइन का मिलेगा। ठीक है, सिमिलर। और इसके अंदर बेटा आईटीसी में ये पढ़ाऊंगा, आईटीसी का रूल जो है 42 एप्लीकेबल है, रूल 42 एप्लीकेबल है, बात समझना। तो सर अदर लाइन और ये सेम लाइन क्या होता है, जरा ये बताओ ना थोड़ा सा। देखो मैं बताता हूं, मोटर व्हीकल, ठीक है, अब ये मोटर व्हीकल है, मैंने ध्यान से सुनना, मेरे पास तो एक लिमिटेड मोटर व्हीकल रहेंगे, बहुत सारे तो रहेंगे नहीं, ठीक है, या नहीं वो बात भी नहीं करते, चलिए इनपुट सर्विस सेम लाइन। बेस्ट एग्जांपल है रिपेयरिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। मेरा बिजनेस एसेट मोटर व्हीकल है, ये जो रिपेयर मेंटेनेंस में इस मोटर व्हीकल को कराऊंगा, तो ये सेम लाइन हुआ कि अदर लाइन हुआ? सर ये सेम लाइन हुआ, तो इस इनपुट सर्विस पे जो मैंने इनपुट टैक्स दिया होगा, जीएसटी दिया होगा, उसका मुझे क्रेडिट लेने मिलेगा। और अगर अदर लाइन बिजनेस, अदर लाइन मतलब मैं बताता हूं आपको, जैसे मेरे घर पे एयर कंडीशनर है, अदर लाइन यानी अब इसमें इस बिजनेस के अलावा किसी और बिजनेस के लिए आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, तो जैसे मान लीजिए आपका इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते, एयर कंडीशनर रिपेयर किया आपने, एयर कंडीशनर खराब हो गया था और एसी रिपेयर करके गया वो, तो एयर कंडीशनर इस बिजनेस का कोई वास्ता है क्या? नहीं सर, इसका कोई वास्ता नहीं है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का। तो इस केस में मतलब घर का एसी बोलो या कोई और सेम लाइन बिजनेस नहीं है, यानी आपके दो बिजनेस है। देखिए, एक आप मोटर व्हीकल भी रेंट पे कर रहे हैं और एक कपड़े की दुकान भी है, समझ लो, इमेजिन कर लो, कपड़े की दुकान भी और 4-5 गाड़ी भी सामने खड़ी रखता हूं और मोटर व्हीकल रेंट पे दे देता हूं। अब कपड़े की दुकान पे एसी लगा हुआ है, वो भी बिजनेस का एसेट है आपके, लेकिन क्या सेम लाइन है क्या बिजनेस? नहीं सर, लाइन अलग अलग है, एक कपड़े की दुकान है और एक ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है। तो कपड़े की दुकान का एसी रिपेयर करने का इनपुट सर्विस का यहां कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले ही हमने बोला है कि इनपुट सर्विस का क्रेडिट देंगे, लेकिन कौन सी? सर इट शुड बी सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये समझ में आया, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। चलिए अब मैं दूसरा एक चीज और बनाना चाहूंगा यहां पे, ये तो यहां सप्लायर ऑफ सर्विस पर्सन अदर देन बिजनेस, पर्सन अदर देन, ये हो गया बॉडी कॉर्पोरेट, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो सप्लायर तो सर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है ना, इफ सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट देन, क्या सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट? ये ए नंबर का केस है बेटा, बी नंबर का केस नया ले रहा हूं। क्या पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है? हाँ हो सकता है, और वही बिजनेस है, समझ लीजिए सप्लायर नंबर 2 मोटर व्हीकल। आई बात समझ में? ध्यान देना, अब इसका जो रिसिपिएंट है, इसका बॉडी कॉर्पोरेट एक बॉडी कॉर्पोरेट को भी सर्विस दे सकता है और ये दूसरे किसी को भी सर्विस दे सकता है।
यानी रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। चीज समझ लो आप, यहां बॉडी ऊपर वाले ए नंबर के केस में पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं था, वो किसको सर्विस दे रहा था, या तो सर बॉडी कॉर्पोरेट को देगा या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को देगा। दूसरे केस में बॉडी कॉर्पोरेट है सप्लायर, लेकिन रिसिपिएंट कौन है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट होगा या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा। तो बेटा यहां पे कोई भी रिवर्स चार्ज में नहीं बैठ रहा, नॉर्मल चार्ज वही 5% वाला, ये तीसरा नंबर केस ले लो, ये भी चौथा, यहां पे भी नॉर्मल चार्ज लगेगा वही 5% के हिसाब से। समझ आई बात। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट वही सेम रूल आएंगे भैया, देख लो, मैं यहां ग्रीन से ही कर देता हूं। इनपुट कैपिटल गुड्स का तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता, और इसका इनपुट ये सॉरी कैपिटल गुड्स सॉरी इनपुट सर्विसेज का इनपुट सर्विसेज का वही, अदर रहा तो ना, सिमिलर रहा तो हाँ। आई बात समझ में। इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कंडीशन मतलब ये आरसीएम तभी एप्लीकेबल हो रहा है जब 5% वाला ऑप्शन आप लेते हो। तो एक चीज मैंने और बताई थी, जो नोट अगर आप चाहो तो यहां आपने लिखना चाहिए, सर अगर 18% वाला लिया तो क्या होगा, है ना, मैंने बताया था अभी आपको, इसमें 18% से भी दे सकते, जैसे जीटीए में पढ़ा था 5 और 12, 18 लिया तो क्या होगा। आरसीएम एप्लीकेबल होगा कि 18 लिया तो, नहीं सर वो तो साफ साफ लिखा है 5 ही करना है, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल इफ सप्लायर has opted to pay tax at the rate 18% with full ITC। अब अगर 18% से पे करने को तैयार है तो आरसीएम तो लगेगा ही। तो एक चीज समझ लो बेटा, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं यहां पे, पिंक कलर से, चीज समझ लेना। इस केस में अगर 18% तो यहां पे भी 18% नॉर्मल चार्ज लगेगा, यहां पे भी 18% नॉर्मल चार्ज लगेगा, यहां पे भी 18% नॉर्मल चार्ज लगेगा, यहां पे भी 18% नॉर्मल चार्ज लगेगा। कुछ भी करो वैसा ही होगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका भी क्रेडिट मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, और ये सब कोई काम नहीं आएगा। इसका भी मिलेगा, इसका ही मिलेगा, इसका ही मिलेगा, और ये सब कोई काम नहीं आएगा। ये रिस्ट्रिक्शन अदर लाइन का नहीं मिलेगा, सेम लाइन का मिलेगा, सिर्फ 5% के लिए है, 18 के लिए नहीं है। आई होप ये समझ आया होगा आपको, समझ आई बात। तो इसको हो सकता है बेटा एक बार में नहीं समझे, समझा मैंने पूरा दिया, इस वीडियो का फिर से रिप्ले कर सकते हो। ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं, और ये जो पिंक कलर से लिखा है ना, ये सिर्फ इस नोट के लिए, बता देता हूं, ये सिर्फ इस नोट के लिए मैंने एडिशनल लिख दिया, नहीं भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, और ये आईटीसी के अंदर ये सब चीजें एक्चुअली, और हर प्रोडक्ट का आपको सिलेबस में भी नहीं है, तो एडिशनल ज्ञान में दे रहा हूं। ठीक है, आईटीसी में और काम आएगा। अब ये पक्के होते जाएंगे, अभी आईटीसी पूरा नहीं समझाऊंगा। हाँ मुझे मालूम है, टेंशन मत लेना उस चीज का, सर आईटीसी आईटीसी आप बार बार बोल रहे हैं, पूरा नहीं समझ रहा, नहीं समझेगा बेटा। 6 चैप्टर जब आएगा तब समझेगा, तब ये सारी चीजें आ रहे हैं, हाँ ऐसा बोलते थे सर, ऐसा बोलते, तब सब क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी, कोई तकलीफ नहीं है। आईटीसी पढ़ाए नहीं समझेगा। अभी एग्जामिशंस वगैरह में भी कई बार होता है, लेकिन अगला चैप्टर हमारा एग्जामिशन नहीं है, तो उसमें बड़ा मजा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएंगे। हाँ एग्जामिशंस में आईटीसी का वर्ड नहीं आएंगे बार बार, और उसके बाद वैल्यूएशन में भी आईटीसी के वर्ड्स बहुत कम आएंगे, नहीं के बराबर, फिर आईटीसी पे आ जाएंगे। मतलब ये इसी चैप्टर में थोड़ा सा आईटीसी आईटीसी है, वो भी इसी पार्ट में, बाकी इसमें नहीं, क्योंकि रिवर्स चार्ज है। लेकिन बाद में बाकी ये सब आपको याद आएगा। ठीक है ना बेटा। तो चलिए ये हमारा हो गया 15th वाला। अब मैं आ जाऊं 16th वाले पे। 16th वाला ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है बेटा। चलिए देख लेते हैं इसको। ये जो रहता है ना, इसके अंदर चलिए देख, आपको एग्जाम्पल देता हूं। चलिए
मेरे पास मान लीजिए ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स है। ब्लू चिप कंपनीज यानी कौन सी होगी? रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई। लेकिन मैं नहीं क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूं, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं करता, बिल्कुल बिलीव नहीं करता शॉर्ट टर्म में। मैं काय में बिलीव करता? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूं। बराबर है। अब ठीक है, लॉन्ग टर्म में बिलीव करता हूं तो मैं एक बार लिया मतलब 20 साल तक उसको नहीं बेचूंगा। मैं 20 साल बेचूंगा ही नहीं। मेरे पास अचानक मेरा छोटा भाई आता है, वो बोलता है भैया अभी मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, इकोनॉमी की हालत ये है वो है, शेयर बाजार गिर गए, ऐसा वैसा, तू एक काम कर, अभी शेयर्स, अभी इकोनॉमी की हालत और खराब होने वाली है, शेयर्स के प्राइस और गिरने वाले हैं, तो तू एक काम क्यों नहीं करता, तू अभी ये शेयर्स बेच दे, फिर और गिरेंगे तो और कम में खरीद लेना, तो ऐसे तेरे को और प्रॉफिट हो जाएगा। तो समझ रहे आप, मैंने शेयर्स 100 रुपए में लिए थे, आज 2000 रुपए भाव है, मैंने 5 साल पहले लिए थे और मैं अब इसको 20 साल रखना चाहता। लेकिन वो मेरा भाई आके बोलता है भैया देख आज इतने भाव है, कल ये 2000 नहीं 1000 हो जाएंगे, तो तू अभी आज 2000 में बेच के प्रॉफिट बुक कर ले, फिर जब 1000 हो जाएंगे तो और खरीद लेना, और फिर जब बढ़ेगा जब बेच देना। मैं बोलता नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म ही करना है, मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना ही नहीं है, तो कुछ भी कर ले मुझे नहीं करना है। वो बहुत समझाता है, मैं नहीं मानता। फिर वो कहता है ठीक है चल तेरे को नहीं करना है ना, मेरे को तो करने दे। मतलब कैसे? तो मुझे ये जो सिक्योरिटीज है जो तेरे नाम पे रजिस्टर्ड है ये मुझे लैंड कर दे, मतलब उधार दे दे। लेंडर मतलब उधारी देना, तो मुझे ये उधार दे दे। क्या ऐसी कोई स्कीम है? हाँ सर ऐसी स्कीम रहती है, सेबी ने स्कीम प्रिस्क्राइब किया। चलिए पहले स्कीम का नामकरण देख लेते हैं। सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम 1997। मेरे पास सिक्योरिटी है तो ऑब्वियसली कौन लैंड करेगा? मैं ही करूंगा। जिसके पास पैसा रहेगा वही उधार देगा ना बेटा, उधार देने के लिए पैसा तो चाहिए। वैसे सिक्योरिटी उधार देने के लिए, सिक्योरिटी लैंड करने के लिए सिक्योरिटीज होनी चाहिए। सिक्योरिटी किसके पास है? मेरे पास। मैं क्या करता हूं? सिक्योरिटी लैंड कर देता हूं, यानी आई एम गिविंग सर्विस टू द बोरोवर हु इज सप्लायर, आई एम द सप्लायर, आई एम द लेंडर, जिसके नाम पे हु डिपॉजिट्स द सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम। मेरे नाम पे सिक्योरिटी पड़ी है ना, तो मैं क्या करूंगा? किसके? एनी अदर पर्सन, किसी और के नाम पे, एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ विद अप्रूव्ड इंटरमीडियरी, इसमें ब्रोकर भी रहेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग अंडर स्कीम। मैं बेच नहीं रहा हूं, आई रिपीट, मैं लेंड कर रहा हूं। ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, मैं उधार दे रहा हूं। बोरोवर कौन है? हु बोरोज द सिक्योरिटी अंडर स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। ये सर अब ये वो लेंड करके मेरे भाई ने ले तो लिया, वो करेगा क्या मैं बताता हूं। हमारे बीच में एग्रीमेंट बनेगा। मैं कहानी आगे की बता रहा, इतना सिलेबस में नहीं है आपके और काम का भी नहीं है। मैं आगे की कहानी सुन लो। मैंने दे दिया उसको, अब वो क्या करेगा? वो ये शॉर्ट टर्म गेन वाले काम कर लेगा और 6 महीने बाद वो मुझे मेरी सिक्योरिटीज वापस दे देगा, जो भी एग्रीड हमारे बीच में परसेंटेज तय होगा कि भैया मुझे इतना चाहिए, मतलब मुझे ये लैंडिंग चार्जेस जो भी मैं चाहूं हमारे बीच में एग्रीमेंट में हम कर सकते हैं। भाई तू कुछ भी कर, मुझे 1 लाख रुपए दे देना, ये 6 महीने के लिए मैंने तुझे सिक्योरिटी लैंड कर दिया। अब वो करेगा क्या? और सिक्योरिटी वापस करनी पड़ेगी उसको। अब वो क्या करेगा? वो बेचेगा, फिर खरीदेगा, वो कुछ भी करे, वो कमाए गवाए मुझे मतलब नहीं है। मुझे 6 महीने बाद मेरे 1 लाख रुपए के साथ मुझे मेरे उतने ही शेयर्स वापस चाहिए। इसमें इंटरमीडियरी रहता है, आप किसी को भी लैंड कर सकते हो, गारंटी रहती है कि आपको आपके शेयर्स वापस मिलेंगे, चाहे उस वक्त भाव क्यों भी हो, कुछ भी हो ना, कुछ भी हो, उस वक्त भाव कुछ भी हो, बेटा जो बोरोवर है उसको खरीद के देना पड़ेगा। तो ये जो मैंने लैंड करी इसकी सर्विस में मैंने क्या लिया? 1 लाख रुपया, जीएसटी लगेगा और कौन देगा? बोरोवर। आई बात समझ में? रिवर्स चार्ज में बोरोवर पे करेगा। ठीक है, ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है और आसान है बेटा बहुत। ठीक है, अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हाँ, एक है प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन सो फार एज दिस में अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शेल ऑल्सो अप्लाई टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, वो अप्लाई होगा, ये आपको पढ़ा चुका, ये आपको पढ़ा चुका। हाँ, 9-4 पे हम आने के हैं, 9-4 पे आएंगे, लेकिन 5 मिनट बाद। उसके पहले मैं आपको जरा एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। ये एक ही चीज बेटा अपन ने छोड़ी थी, आपको याद होगा। 9-4 और 9-5 हमारा बाकी है, इस पे भी आऊंगा। बेट टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। हाँ चलिए, एक एग्रीगेट टर्नओवर और फिर स्टेट टर्नओवर की डेफिनेशन पे हम लोग आ जाते हैं। चलिए ध्यान देंगे, एक बार इसको पढ़ते हैं। इट मीन्स दैट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज
excluding value of inward supplies on which tax is payable by person on reverse charge basis. थोड़ी देर बाद इस पे अब समझ तो गया आपको आरसीएम वगैरह क्या होता है, मैं जरा इसको एलाबोरेट भी करूंगा. इसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाईज को भी टर्नओवर में गिनना है, समझ लो चीज. एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विस और बोथ, बेटा ये कौन से रहते हैं, याद है आपको, जीरो रेटेड वाले. एक्सपोर्ट जो अपन करते हैं ना, इसको जीरो रेटेड बनते हैं. ठीक है, मैं लिख देता हूं, एक्सपोर्ट को अपन जीरो रेटेड भी बोल सकते हैं, जीरो रेटेड वाले गुड्स. और एग्जेम्प्ट सप्लाईज में क्या क्या आता है, एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन यहां पे देखी थी अपन ने, ये देख लो, ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज. इसके अंदर आते हैं नील रेटेड, होली एग्जेम्प्ट और नॉट टैक्सेबल. ठीक है, लिख सकते हैं, आपको यहां लिखना है तो. इसमें आएंगे भैया नील रेटेड प्लस होली एग्जेम्प्ट प्लस नॉन टैक्सेबल, ये तीनों इसके अंदर आ जाएंगे. ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ये भी आ गया. एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर. भैया एग्रीगेट टर्नओवर पूरे, और ये पूरे इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होगा, ये समझ लेना. बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस. ठीक है, तो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर पूरा ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट होगा. ठीक है, चलिए इसके बारे में, यहां पे मेड वर्ड नहीं है, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज लिखा है. मेड और एग्री टू बी मेड वहां था, एक जगह अपन ने देखा था सप्लाई में मेड और एग्री टू मेड, यहां ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, मतलब टर्नओवर जो कंप्लीट है और जो आगे आप देने वाले, ठीक है, वो दोनों आएंगे. एडवांस भी मिला तो भी टर्नओवर में ले लेना, और नहीं मिला रिसिप्ट एक्चुअल भी हुआ तो वो भी ले लेना. उसके अंदर कोई विशेष क्लैरिटी नहीं है बेटा, लॉ के अंदर सीधी बात है, ना मेड ना एग्री टू मेड वर्ड लिखा हुआ है. आई बात समझ में? ठीक है सर, अभी हम क्या करें, ये आपको समझ गए. तो सर इसमें ऐसा कठिन क्या था, कठिन था एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय पर्सन ऑन आरसीएम. चलिए आपको एक एग्जाम्पल से बात करूंगा. रिवर्स चार्ज बेटा आप समझ गए हो, मुझे पता है. आप मिस्टर ए हो, कलर चेंज करना पड़ेगा. आपका नाम है मिस्टर ए, ठीक है. मिस्टर बी ये एक आदमी है जो आपको सप्लाई करता है. ठीक है, ये आपको 3 सर्विसेज देता है, 3 अलग अलग तरह की सर्विसेज देता है. या नहीं, ऐसा नहीं, चलो एग्जांपल थोड़ा और अच्छा लेंगे, एक सेकेंड. मिस्टर ए आपका नाम है, ठीक है. आप सर्विसेज लेते हो मिस्टर बी से, मिस्टर सी से भी लेते हो और मिस्टर डी से भी लेते हो, बराबर है. ये तीनों से आप सर्विसेज लेते हो. मिस्टर बी और मिस्टर डी से जो आप सर्विस लेते हो उसका टैक्स ये दोनों भरते हैं नॉर्मल चार्ज में. लेकिन मिस्टर सी से जो आप सर्विस लेते हो उस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपको टैक्स भरना पड़ता है. आई होप आपको समझ में आया. ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में अब ध्यान देना, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ये आपका टर्नओवर है, जो भी टैक्सेबल आप सप्लाई करें टर्नओवर है, एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. वो अब देखिए, टर्नओवर मतलब आप टैक्स भर रहे, ठीक है. ऐसी इनवर्ड सप्लाई, अब इस केस में जो सी से आपने खरीदा वो इनवर्ड सप्लाई है आपके लिए, और इस इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स कौन भर रहा, आप भर रहे, मतलब मैं भर रहा हूं, और ये मिस्टर ए भर रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे. तो इससे जो कुछ लिया इनवर्ड सप्लाईज, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो, तो इस इनवर्ड सप्लाई के अगेंस्ट, अब ये सी से सामान लीजिए 1 लाख के गुड्स लिए, बराबर है, और ये गुड्स के ऊपर आरसीएम के हिसाब से भरा. आरसीएम में बेटा गुड्स लिए थे बीडी वगैरह, वहां बहुत सारे गुड्स नोटिफाइड थे, सिलेबस में नहीं थे हमारे, इसलिए सिर्फ नाम दिया है, बीडी वगैरह आता है उसमें. मिस्टर, तो ये जो 1 लाख के गुड्स आपने खरीद के बेचे भी तो होंगे जिसपे आपने आरसीएम भरा है, बेचे होंगे ना, सेल किएंगे नहीं आउटवर्ड. हाँ, ये टर्नओवर में नहीं पकड़ना है, एग्रीगेट टर्नओवर में ये चीज नहीं लेना है. सिंपल सी बात. आई होप आपको समझ में आया. हाँ सर, अब समझ में आया. चलो ध्यान देंगे.
तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, जरा ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ एक चीज और लिखी है, एक चीज और लिखी है, सबसे बड़ी चीज ये देखिए, बट एक्सक्लूड्स, क्या क्या नहीं लेना है, सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी, स्टेट टैक्स यानी एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी टैक्स यूटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी। ये इंक्लूड नहीं करना है टर्नओवर में, ये इंक्लूड नहीं करना है। समझे जैसी बात है सर, जीएसटी कहां करेंगे। चलिए तो अब सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल आपके पास, कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर। XYZ is a manufacturing company in Bangalore. During the following financial year 2019-20, the value of inward supplies including inward supplies taxed under river charge basis are as follows। दोनों दिया हुआ तो उसको हटाना पड़ता है। इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड चार्जेबल टू नील रेट, नील रेट वाले भी लेते हैं। हाँ सर, एग्जाम सप्लाई ये देखिए नील रेट वाले भी लेते हैं, ये ऐड करेंगे 15। ये इंक्लूडिंग फॉरवर्ड चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जीएसटी इसमें 18% इंक्लूडेड है। तो इसका क्या करूं, 88,50,000 ये 118 है तो 100 कितना, आई बात समझ में। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ये करीब 75 लाख आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको जीएसटी माइनस करना है, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड भी पकड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम है। इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन विच टैक्सेस पेबल आरसीएम, ये नहीं लेते। वेरियस बायर्स, ठीक है, आईजीएसटी 12%, इसमें से 12% हटा दो, ये 15 लाख आएगा, इसमें से 12% हटा दो, ये 10 लाख आएगा, ठीक है। इसकी टोटल मारो 124 आती है, 25 और 90, 115 प्लस 9, 124 लैक्स। तो ये हो गया आपका एग्रीगेट टर्नओवर। आई होप आपको ये समझ में आया। स्टेट टर्नओवर, अब कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स है। इट कवर्स ऑल सप्लाई इफेक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सेम पैन ऑल ओवर इंडिया बेसिस। वाई इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम इज एक्सक्लूडेड, क्यों करते हैं, एज पर सेक्शन 9(3) एंड 9(4) लाइबिलिटी अंडर आरसीएम ऑल प्रोविजन ऑफ दिस सेट आर एप्लीकेबल टू रिसिपिएंट एज ए सप्लायर एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, बराबर है। It can be misunderstood that value of inward supply under RCM to be included in aggregate turnover of recipient। आप इसको misunderstood नहीं करेंगे, ठीक है, इंक्लूड नहीं होगा। Definition specifically exclude value of inward supply subject RCM। जो RCM वाला inward supply है उसको definition aggregate turnover की definition में लेना ही नहीं है, बराबर है, क्लियर है। अब aggregate turnover की definition हर जगह बेटा अलग अलग हिसाब रहता है, मतलब अलग अलग, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ये रह गई थी, टर्नओवर इन स्टेट, जरा ध्यान से देखना, सब कुछ सेम है। हाँ सर, सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, तो इंपॉर्टेंट ये है, नोट, जरा नोट पढ़ लो। सेम एज एग्रीगेट, यानी डेफिनेशन जो है सेम एज एग्रीगेट है सर, बट द डिफरेंस इन ओनली ऑफ दैट, बट डिफरेंस क्या है, इज ओनली इन ओनली of that state means interstate with same pan not included। यहाँ पे इंटरस्टेट में सेम पैन वाले इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर यूनियन टेरिटरी बेटा उसी स्टेट में, यानी इंट्रा स्टेट वाला बात रहेंगी, स्टेट के बाहर का टर्नओवर नहीं पकड़ते। इसके अंदर एग्रीगेट में ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे रहता है, इसमें ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे नहीं रहता है, आई बात समझ में। और एक और चीज यहां पे मेड विद इन अ स्टेट, ठीक है, मेड की बात है, मतलब इसके अंदर बेटा डीडीपी वगैरह भी आ जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। अगर एक स्टेट में 2 टर्नओवर हो गए तो रिलेटेड पर्सन पढ़ा था अपन ने, डीडीपी सेक्शन 25 डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए खैर उतना डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं। मेड विद एग्जाम सप्लाई मेड विद इन द स्टेट, अब विद इन स्टेट की बात ज्यादा हुई यहाँ पे, चलिए ठीक है। डेफिनेशन वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं थी ये। अब ये हमारा सब कंप्लीट हो गया, अब किस पे आना बाकी है, 9(4) और 9(5). चलिए 9(4), 9(5) पे आने के पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपको 1-2 चीज बता देता हूं
9495 शायद आज स्टार्ट 95 तो कर दूंगा, लेकिन 94 नहीं होगा, 94 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, तो 95 करा के मैं सोच रहा इसको क्लोज कर सकते हैं हम। ये देखिए नोट रेट नोटिफिकेशन आपको मालूम है, जीएसटी प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस सर्विसेज, रेट नोटिफिकेशन गुड्स के लिए दिया है, ये अभी आपको पढ़ाया था, है ना। ये 0.25%, ये 3%, ये 28%, ये 18, ये 12 और ये 5, ये आपको मालूम है। सर्विस के लिए बेटा 4 रेट प्रिस्क्राइब्ड है, 5% वाली सर्विस भी है, 12 भी है, 18, सबसे ज्यादातर प्रोडक्ट 18 के अंदर है, कुछ के लिए नील भी है और 28 भी है, ठीक है। इसके बारे में ये सब दिया हुआ है, कौन सी किसको, ये देखिए सर्विस ऑफ गैम्बलिंग, एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट, एक्सेस टू अम्यूजमेंट फैसिलिटीज, एनी स्पोर्टिंग इवेंट लाइक आईपीएल एंड लाइक, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क, ये सारे जितने भी है, मैरी गो राउंड, गो कार्टिंग, बैलेट, इन सबको हाईएस्ट रेट है 28%, ठीक है। सर्विसेज नॉट कवर अंडर एनी स्पेसिफिक हेडिंग, अगर किसी स्पेसिफिक हेडिंग में कोई सर्विस कवर्ड नहीं है तो ये समझ लेना बेटा उसको 18% रेट रहेगा। अगर मैं कहूं तो 95% सर्विसेज को 18% रेट ही लगता है ज्यादातर, एग्जाम में कुछ दिया नहीं है तो 18% पकड़ लेना, ये बात ध्यान में रखना बेटा, बराबर है। और सर्विसेज नॉट कवर्ड ये भी आ गया, हाँ कुछ कुछ इस पे, ठीक है, ये तो हो गया, और गुड्स का भी हो गया। रेट नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया मैंने, क्लासिफिकेशन की बात भी कर लेंगे इस लेक्चर में, सिंपल चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो चांस कम है। क्लासिफिकेशन के लिए हमने आ रहे यहाँ पे कैसे गुड्स क्लासिफाई करना, तो उसके लिए 8 डिजिट क्लासिफिकेशन कोड है, सॉरी, जिसको HSN कोड कहा जाता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN कोड, ठीक है। कभी इनवॉइस में आप देखोगे ना जीएसटी का इनवॉइस, तो उसमें एक HSN कोड है, कोड से क्लासिफाई करते हैं कौन सा गुड्स कौन से कोड में जाता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर है बेटा ये। It is internationally accepted product coding system formulated under auspices of GATT, GATT जिसको बोलते हैं। Classification of goods under GST is modeled along with international practices. The international practice of adopting a uniform classification internationally facilitates a common understanding of product across the country. In other words, classification of product under this code would be same across the countries. अब ये करते कैसे, देखिए ये है स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये है स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो गुड्स के लिए देख लीजिए पहले आप, 8 डिजिट कोडिंग है और सर्विस के लिए 6 डिजिट है, ये 8 डिजिट गुड्स के लिए, सर्विस के लिए 6। फर्स्ट 2 डिजिट रहते हैं चैप्टर नंबर, नेक्स्ट 2 डिजिट टैरिफ हेडिंग, द गुड्स इन दैट चैप्टर, नेक्स्ट 2 डिजिट सब हेडिंग विद इन अ हेडिंग, और उसके बाद टैरिफ आइटम। तो कैसे हो रहा है, अब एग्जाम्पल भी दिया है। फर्स्ट 2 डिजिट आर्टिकल्स ऑफ अपैरल एंड क्लोथिंग एसेसरी नॉट नीटेड और क्रॉच्ड, ये चैप्टर नंबर है, तो कितना हो गया, 62 नंबर का चैप्टर हो गया, बराबर है। नेक्स्ट 2 डिजिट, अब ये हैंकर चीफ की बात हम कर रहे हैं, हैंकर चीफ रुमाल, ये है टैरिफ हेडिंग दैट गुड्स इन दैट चैप्टर, तो इस चैप्टर के अंदर जो टैरिफ हेडिंग है 13 नंबर, ये चैप्टर नंबर 62 है, जिसकी 13वीं नंबर हेडिंग पे हैंकर चीफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसी सब हेडिंग में अलग अलग तरह की हैंकर चीफ रहेंगी, तो ये 90 नंबर की एंट्री में अदर हैंकर चीफ है। उसके बाद और उसके अंदर बहुत सारी एंट्री से अदर में भी कौन सी, तो भैया 10 नंबर में लिखा है ऑफ मैन मेड फाइबर, ये है टैरिफ आइटम, ये हेडिंग सब हेडिंग विद इन ए हेडिंग। तो ये प्रोडक्ट क्या हुआ, हैंकर चीफ, वो भी अदर टाइप की, और वो भी मेड ऑफ मैन मेड फाइबर्स। ये प्रोडक्ट कोड देखते बराबर 62, 13, 90, 10, ये देखते बराबर ही समझ जाता है, ये चैप्टर नंबर, ये टैरिफ हेडिंग, सॉरी एक सेकेंड, ये चैप्टर नंबर, ये टैरिफ हेडिंग, ये रहेगा सब हेडिंग, इसी हेडिंग की ये सब हेडिंग है, और ये है टैरिफ आइटम नंबर। आई बात समझ में, क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया जाता है। वैसे ही सेम सर्विस के लिए, लेकिन यहां दो था, यहां थोड़ा अलग है। फर्स्ट 2 अगेन चैप्टर नंबर, नेक्स्ट 1 डिजिट है सेक्शन, उसके बाद अगला डिजिट है हेडिंग, अगला डिजिट है ग्रुप, और अगला डिजिट है सर्विस कोड, यानी 2 + 1 + 1 + 1 टोटल 6, मतलब 2 + 4। ऑल सर्विसेज 99 नंबर हेडिंग में आ गए अपन, चैप्टर नंबर में आ गए। उसके अंदर पहला सेक्शन नंबर है बिजनेस प्रोडक्शन, नेक्स्ट 1 डिजिट यानी 8वां सेक्शन नंबर है बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विस। उसके अंदर दूसरी हेडिंग है लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विस। उसके अंदर अगेन
दूसरी हेडिंग, दूसरा ग्रुप है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, और उसके अंदर जो सर्विस कोड है पहला नंबर का वो है फाइनेंशियल ऑडिटिंग सर्विसेज, बराबर है। तो फाइनेंशियल ऑडिटिंग सर्विस का क्या हुआ, 998221, ये रहा। हैंकरचीफ का क्या हुआ, फॉर मैनमेड फाइबर्स, ये। आई बात समझ में? इस हिसाब से बेटा नॉमेनक्लेचर रखा है, मतलब ये देख के, सिर्फ नंबर देख के आप बता सकते हो कौन सा चैप्टर है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा हेडिंग है, कौन सा ग्रुप है, या गुड्स के केस में कौन सा चैप्टर है, कौन सा हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है, कौन सा टैरिफ आइटम है। ये बस नॉमेनक्लेचर के बारे में है। अब ये जीएसटी एंड रियल एस्टेट सेक्टर एक चीज है, ये बेटा 9(4) के साथ पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये अभी आज नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये अगर साथ में लूंगा तो क्रैश हो जाएगा ब्रेन आपका, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसमें डायग्राम्स वगैरह भी हमको थोड़ी ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ये मैं इसमें नहीं लूंगा। एंड कंपोजिशन लेवी तो पूरा हम नया फिर से अच्छे फ्रेश इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, नो डाउट। ये चीज हम नेक्स्ट इसमें लेंगे, और इसके साथ जो 9(4) है ये भी मैं नेक्स्ट इसके अंदर लूंगा, लेकिन मैं 9(5) अभी आप लोगों को पढ़ाने की इच्छा रख रहा हूं। 9(5) पे जरा ध्यान देना बेटा। 9(5) ईसीओ, दो डाउट ईसीओ बहुत बड़ा है, लेकिन 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 आपको बता दूं आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है जितना यहाँ लिखा है। और ईसीओ के बारे में बताऊं ना, तो बेटा ध्यान रखना, अमेजॉन को याद कर लो, ओला कैब वाले को याद कर लो। ओला के अंदर क्या हो रहा है, वो कार ड्राइवर आपको सर्विस दे रहा है, बराबर है, मतलब मैं मिस्टर ए, लेकिन किसके थ्रू, ओला के थ्रू। ओला क्या है, ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, बस। ओला किसको सर्विस दे रहा है, ऐसा देखा जाए तो कार वाले ने डायरेक्टली आपको सर्विस दी, लेकिन कौन आया बीच में, कार वाला रजिस्टर्ड है क्या, नहीं सर अनरजिस्टर्ड है। ओला रजिस्टर्ड है क्या, हाँ सर रजिस्टर्ड है। मिस्टर ए से इसमें ओला को क्या मिलेगा, कमीशन मिल जाएगा। आई की नहीं बात समझ में? ओला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो कार वाले को सर्विस दे रहा है, कि कस्टमर है दे रहा ना, ये मिस्टर ए और ये कार वाले को मिलाया किसने, ओला वाले ने मिलाया सर, हाँ कि ना? तो ठीक है। टैक्स पेएबल बाय ईसीओ और नोटिफाइड सर्विस, टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ, ठीक है। अब ये छोटे छोटे कार वाले रजिस्टर्ड रहेंगे क्या, नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बड़े को पकड़ लिया। आपको मालूम होना चाहिए ये 9(3) तो आरसीएम था, 9(4) भी आरसीएम जैसा है, आरसीएम है उसके अंदर। 9(5) सिर्फ ईसीओ के लिए एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है। हम क्या पढ़ रहे हैं, लेवी पढ़ रहे हैं, लेवी अंडर सेक्शन 9(1), 9(2), 9(3) पढ़ चुके हैं। 9(4) आगे पढ़ाऊंगा, मतलब 15-20 मिनट का काम है बेटा, और लेक्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर आपको। और 9(5) जो है वो अभी पढ़ा देता हूं। ईसीओ इज एनी पर्सन हु ओन्स, operates, manages an electronic platform for supply of goods, services, या both. Sometimes ECO itself supplies the goods or services through electronic portal. ऐसा भी हो सकता है ECO खुद इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से सप्लाई कर दे गुड्स। However many times the product service displayed on electronic portal are actually supplied by some other person to the consumer. Amazon के अंदर भी ऐसा होता है, देखिए कोई और सप्लायर रहता है, प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं, आप खरीदते हो, वो सप्लाई करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पैसा आप अमेजॉन को पे करते हो और अमेजॉन अपना कमीशन काट के उसको पेमेंट कर देता है, बराबर है। कंज्यूमर प्लेस ऑर्डर फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस ऑन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, द एक्चुअल सप्लायर सप्लाइज द सिलेक्ट प्रोडक्ट और सर्विस। ये प्रोडक्ट के केस में अमेजॉन पकड़ लो, और सर्विस के केस में ओला पकड़ लो। आपने ओला के ऐप पे बुक किया, कैब आई और आपने उसमें बैठ के चले गए, सर्विस किसने दी आपको, सर वो गाड़ी वाले ड्राइवर ने, लेकिन किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कौन हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ओला। वैसे ही अमेजॉन, गुड्स किसने दिए आपको, सर वो सप्लायर ने, किसके थ्रू दिए, अमेजॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन हुआ, अमेजॉन, बराबर। द प्राइस कंसिडरेशन प्रोडक्ट इज कलेक्टेड बाय ईसीओ, किसको दे रहे हैं आप, अमेजॉन को दे रहे हैं, फ्रॉम द कंज्यूमर एंड पास्ड ऑन टू द एक्चुअल सप्लायर आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन बाय ईसीओ। तो ये कमीशन सर्विस पे टैक्स कौन देगा, ईसीओ। Government may on recommendation of GST Council notify specific categories of service, गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगी, ठीक है। अब ये 3 सर्विस नोटिफाइड है, ये ओला टाइप वाली, ये आपके अमेजॉन टाइप वाली, और ओयो रूम्स, रेंटिंग ऑफ रूम्स, जैसे मेक माई ट्रिप है आपका, ये ओयो रूम्स है, ये सब नोटिफाइड है। तो अब ये सिलेबस में नहीं है आपके कौन सी नोटिफाई किया है, क्या किया है। तो गवर्नमेंट जब चाहे नोटिफिकेशन के थ्रू
ऐसी सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है जिसके अंदर जो भी सप्लाईज होती है। देखिए स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, यहां सिर्फ सर्विसेज लिखा है वर्ड, जरा ध्यान रखना, ठीक है। स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, notify specified category of services, the tax on supplies of which will be paid by electronic commerce operator if such services are supplied through it. Few services have been notified, for example radio taxi, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। ये इसका एनालिसिस था। आप चाहो तो बेटा बेयर टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये रहा सेक्शन 9(5). Government may, on recommendation of council, specify category of services the tax on intrastate supplies of which will be paid by ECO if such services are supplied through it, and the provision shall apply to such ECO, and if he is supplier liable for pay tax in relation to supply of other services provided वगैरह के बारे में दिया है भैया। जो है आपका provided there when ECO operator does not have physical presence in taxable territory, मतलब इंडिया में अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो कोई और पर्सन जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर आपका कोई और पर्सन है ही नहीं जो आपको रिप्रेजेंट करे तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा ऐसे पर्सन को। भैया गवर्नमेंट किसी को, जैसे ओला, मान लीजिए ओला फॉरेन की कंपनी, उबर फॉरेन की कंपनी, बराबर है, तो किसी को भैया फिजिकल प्रेजेंस तो उसका टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है इंडिया में, तो ऐसे पर्सन को हम पकड़ेंगे जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो काम जमेगा। आई बात समझ में? ये ईसीयू के बारे में था। ये था बेयर टेक्स्ट बेटा, बेयर एक्ट में जो लिखा है ये जो था ये बेयर टेक्स्ट था। बेयर एक्ट समझता होगा आपको, है ना? बेयर टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट बोलते इसको, बेयर, बीबी, बेयर टेक्स्ट, ठीक है। और उसी को, अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए बेटा इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर यहां पे मैंने आपको डाल के दिया है। एनालिसिस पार्ट में आप देख सकते हैं ये कितना आपको सिंपल लगा होगा, पूरी कहानी समझ में आई सर हमारे को, ये कौन क्या करता है और कैसे करता है, बराबर है, ठीक है। और वो प्रोवाइडेड डेट यहाँ पे नहीं डाला था मैंने, इसीलिए वो आपको वहां से पढ़ाया कि भैया अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अगर इंडिया में प्रेजेंस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और अगर इंडिया में प्रेजेंस नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी रहेगा उसको हम पकड़ेंगे, वो ही विल बी लायबल टू पे, ठीक है। और अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो अपॉइंट करना पड़ेगा आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अपॉइंट करोगे तो ही काम बनेगा। आई बात समझ में? तो बेटा ये अपन ने 9(1), 9(2), 9(3), 9(5) पढ़े, 9(4) बाकी है। 9(4) थोड़ा एक नोटिफिकेशन भी है उसका इन केस ऑफ, मैंने बताया था आपको भी। इसके अंदर एक चीज और है जिसके अंदर इसके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रियल एस्टेट सेक्टर से लिंक करूंगा उसको, तो आपको बड़ा मजा आएगा, मतलब वो 9(4) पढ़ने में। लेकिन वो अभी नहीं, उसको बेटा कम से कम 20-25 मिनट लग जाएंगे, तो अभी फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, 1.25 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आराम से चलेंगे, थोड़ा धीरे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं रुकते हैं, टिल देन बाय।